हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एमपी आरपीसी अड्डा इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम सभी को पता है कि आप सभी का शिक्षा विभाग में एमपीपीएससी का सबसे बड़ा एग्जाम हुआ था। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा एग्जाम यहां पर माना जाता है, उसका आपका पेपर भी हो चुका था और आरपीसी अड्डा ने इसकी ऑथेंटिक आंसर की भी हमने आपको यहाँ पर जारी की थी। और उसी दिन हमने बता दिया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर लग रहा है कि डाउट कुछ हो सकता है, तो हमने सब कुछ आपको ऑथेंटिसिटी के साथ उसी दिन यहाँ पर क्लियर कर दिया था। उसके बाद आपकी जो है वो यहाँ पर आंसर की भी जारी हो गई थी पिछले 8-10 दिन पहले। और अब बारी आती है ऑथेंटिक, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर ऑथेंटिक सोर्स के साथ ऑब्जेक्शन लगवाने की। और जैसे ही आंसर की आई, हम भी देखो मेहनत करते हैं, हमने खुद की आंसर की के साथ उस आंसर की को मैच किया, एनालिसिस किया और फाइनली ये देखा कि कहां पर ऐसा है जो बोर्ड ने क्वेश्चन का आंसर किसी जगह पर गलत किया है, या उन्होंने डाउट कोई आंसर दिया जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का स्कोर कम हो रहा है, या जो लोग सिलेक्शन से कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि ऐसे बहुत से क्वेश्चन नजर आए हमें 3-4 जिसके अंतर्गत ऑब्जेक्शन रियल में लगना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि उसका आंसर ऑथेंटिक बुक के हिसाब से देखे तो हमें डायरेक्टली नजर आ रहा है कि आंसर कोई और था और आंसर अलग नजर आ रहा था। और उनमें से सबसे बड़ी बात है कि हमने वो आंसर बिल्कुल आपको यहाँ पर सही बताए थे और बुक में भी वही मिल रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन के आंसर एमपीपीएससी आपके बोर्ड ने यहाँ पर अलग बताए थे। तो उन सभी के ऊपर मैं चर्चा करके विद क्वेश्चन विद ऑथेंटिक सोर्स के साथ आपको मैं यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी रिजल्ट आंसर के आने के बावजूद भी पोर्टल पर केवल बोटनी के लिए ऑब्जेक्शन के लिए लिंक जो है वो जारी हुआ है। मींस आप कॉमर्स वालों के लिए अभी भी अच्छा टाइम है, ये वीडियो आपके लिए बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं आप ऑथेंटिक सोर्स की तलाश में हैं, ऑब्जेक्शन की तलाश में हैं, तो आपके लिए समय है, क्योंकि कॉमर्स के लिए अभी भी लिंक ओपन नहीं हुआ है। तो ये वीडियो बिल्कुल आप सभी देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप में से जो भी इसकी तैयारी कर रहा है, इस वीडियो के आधार पर आप अपना ऑब्जेक्शन का जो प्लान वो यहाँ पर निश्चित रूप से देख सकते हैं। तो ये लो ऑथेंटिक सोर्स के साथ और लगा दो ऑब्जेक्शन। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने था, जो हमारे पास देखो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर किसी और सीक्वेंस में हो सकता है। ये क्वेश्चन किसी के 117 पे, किसी के 108 पे, किसी के 54 पे हो सकता है, वो आपको अपने पेपर के सीरीज में देखना पड़ेगा। क्वेश्चन था हमारा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसमें मेरे लिए ऑब्जेक्शन में पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज कैटेगराइज्ड एज स्पेशलिज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। यानी कि भारत में इसमें से कौन सा कैटेगरी का, कौन से वर्ग का जो इंस्टीट्यूट है जो कि भारत में मान्यता प्राप्त जो है वो विशेष कैटेगरी में माना गया है। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्जिम बैंक भी बोलते हैं। एग्जिम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका ईएक्स और इसका आईएम मिलाकर हम सबको पता है, इसको हम भारतीय आयात निर्यात बैंक भी कहते हैं। और 1982 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, 1982 के अंदर। तो ये निश्चित रूप से था। देखो इसका आंसर बोर्ड ने क्या दिया, हमने क्या दिया, सब बताऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम सिडबी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिडबी। और तीसरा होता है हमारा बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जिसको हम BIFR कहते हैं। तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि इसमें 1 और 2 यानी ए और बी, तो हमने जब सर ने पेपर सोल्व करवाया तो कहा भी था कि ए और बी जो है वो 100% यहाँ पर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल कैटेगरी में आते हैं। हालांकि यहाँ पर सी जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है। लेकिन आप सोचिए हमने इसका आंसर डी क्यों दिया था, क्योंकि जब किसी ऑप्शन में ए और बी दोनों सही हो रहे हैं और ऑप्शन ऐसा नहीं है कि ए और बी ओनली, तो फिर हम आंसर हमेशा क्या देते हैं, जब दो सही होते हैं तो बाई डिफॉल्ट हम तीसरा सही मानकर आंसर हमेशा, हमारा एक नेचर होता है कि हम डी ऑप्शन देते हैं। तो आरपीसी बोर्ड ने यहाँ, आरपीसी अड्डा ने क्या किया था, इसका आंसर जो है वो डी दिया था। अब समझना इसका आंसर हमने क्या करा था। देखिए आरपीसी ने जो है, आरपीसी मतलब आरपीसी अड्डा की बात कर रहा हूं मैं, इन्होंने यानी कि हमारे इंस्टीट्यूशन ने इसका आंसर डी दिया, जबकि एमपीपीएससी ने इसका आंसर ए दिया था, जिस पर 100% जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्शन किया जाना चाहिए। अब पता नहीं उन्होंने क्यों ए को ही माना है, बोर्ड ने केवल इसका आंसर जो है वो ए माना है। क्या माना है, ए माना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन पर निश्चित रूप से यहाँ पर ऑब्जेक्शन है कि इसका आंसर जो है वो फाइनली बोर्ड ने यहाँ पर ए क्यों माना है, ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का सीक्वेंस में नहीं बोलूंगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है, मैंने पहले भी कहा कि आपके पेपर में कोई सीक्वेंस और हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को आप ढूंढ लेना कि जो स्पेशल कैटेगरी वाला क्वेश्चन था उसमें आंसर हमने जो है वो डी माना है, और सही भी वही भी है, अभी भी हमने देख लिया है। जबकि बोर्ड ने यहाँ पर ए क्यों माना है, ये आपको यहाँ पर निश्चित रूप से तलाश करनी है। निम्नलिखित में से किस संस्थान को भारत में विशिष्ट वित्तीय संस्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो तीनों होने चाहिए थे, जबकि यहाँ पर बोर्ड ने जो है, देखिए जबकि यहाँ पर बोर्ड ने क्या करा, यहाँ पर बोर्ड जो है उन्होंने इस आंसर को जो है वो डी नहीं माना है। उन्होंने यहाँ पर जो है वो बोर्ड ने इसका आंसर
जो है वो ए माना है, मैंने आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन किया जाना निश्चित रूप से, जैसे लिंक ओपन होता है आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको कहीं पर भी ऑथेंटिक बुक्स में, जो भी इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं, उसमें आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 22 वाला। देखिए ये क्वेश्चन मेरे सब्जेक्ट का ही है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या किया था, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज आर कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ पूल ऑफ कैंडिडेट्स इन लाइन विद द ह्यूमन रिसोर्स प्लान, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, उसके बाद था डेवलपमेंट या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या था, देखिए क्वेश्चन 22वां क्या कह रहा है कि मानव संसाधन योजना के अनुरूप, मानव संसाधन योजना के अनुरूप यानी कि एचआरएम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ठीक है, क्वेश्चन की बात कर रहा है कि अगर हम इस क्वेश्चन को एचआरएम के अनुसार हम देखें तो समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन। एचआरएम योजना के अनुरूप उम्मीदवारों का एक समूह विकसित करने से क्या संबंधित है, उम्मीदवारों का जो एक विकसित समूह हम जो संबंधित करते हैं उसको भर्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको यहाँ पर भर्ती कहा जाता है। ठीक है, और इसका आंसर मैंने आपको बताया भी था, आरपीसी अड्डा ने इसका आंसर जो है वो ए दिया, यानी कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है जिसमें हमने पेपर सोल्यूशन करवाया था, हमने इसका आंसर ए दिया, जबकि एमपीपीएससी जो बोर्ड है हमारा आपका, उन्होंने क्या आंसर दिया था, उन्होंने इसको ऑल ऑफ द अबव मान लिया, उन्होंने बी सी सबको सही करके डी आंसर दे दिया। अब ये पता नहीं चल रहा उन्होंने इसका आंसर डी क्यों माना, जबकि प्रशिक्षण में हम जानते हैं जब किसी व्यक्ति की विशिष्ट कुशलता और योग्यता का हम जो विकास करते हैं वो प्रशिक्षण होता है, लेकिन हम ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं वो विकास होता है। जबकि भर्ती के अंदर क्या होता है, अभी इसके नेक्स्ट पेज में सोर्स भी बताने वाला हूं, भर्ती में क्लियर लिख रखा है कि हम भावी संभावित उम्मीदवारों की खोज करते हैं और हम उम्मीदवारों का एक समूह विकसित करते हैं, यानी कि नए उम्मीदवारों को तैयार करते हैं। वो क्या होता है, वो केवल भर्ती होती है, प्रशिक्षण विकास इसमें सम्मिलित नहीं होता है। प्रशिक्षण और विकास भर्ती के बाद की प्रक्रिया है, भर्ती के बाद चयन होता है, चयन के बाद प्रशिक्षण करते हैं हम किसी कर्मचारी का। ठीक है ना, बता बाकी आप सोचो, हम अगर हमें 1000 में से 200 लेने हैं तो हम 1000 लोगों को प्रशिक्षण क्यों देंगे, आप मुझे बताओ, जब हमको पता है कि हम 1000 में से 200 लेने हैं, 800 को वापस घर भेजना है। ऐसा कभी हुआ है क्या, प्रशिक्षण उन 200 को ही देंगे ना जो हमारे यहाँ पर आ चुके हैं तैयार होके। तो यहाँ पर ये बात हमें समझ में नहीं आई, ये इन्होंने ओवरऑल इसका आंसर मान लिया। ये जरूर हो सकता है इन्होंने एचआरएम के अंदर ओवरऑल किसी कैंडिडेट को ले लिया कि उसकी भर्ती भी करेंगे, उसको प्रशिक्षण देंगे और विकास करेंगे, तो एक तरीके से समूह हो गया, लेकिन इसका आंसर जो है वो यहाँ पर ए होना चाहिए। अब देखिए इसका आंसर ए होना चाहिए, इसका ऑथेंटिक प्रूफ देखिए आप, भर्ती से आशय क्या कहा फिलिपो ने, देखिए एडविन बी फिलिपो क्या कहते हैं, जिन्होंने कहा था कि भर्ती से आशय भावी कर्मचारियों को जोड़ने और उन्हें संगठन में रिक्त पदों के लिए आवेदन करने की प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया। आप बोलेंगे सर फिर भी क्लियर नहीं हुआ, आगे देखिए, चलिए डेल लोडर ने क्या कहा, देखो डेलएस बीच कहते हैं कि भर्ती का आशय पर्याप्त मानव शक्ति स्रोतों का विकास करना और उनको बनाए रखना है, इसमें उपलब्ध कर्मचारियों का एक निकाय स्थापित करना है ताकि संगठन में अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। ठीक है, इसमें और देखिए आप, और मिल जाएगा आपको, इसमें आपको देखो प्रॉपर आंसर में देता हूं जो आपके देखना, देखो कर्मचारियों की खोज करने और संगठन में कार्यों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया है। प्रोफेसर ब्यूल का देखिए आप, किसी ये देखिए आप, भर्ती संस्था के योग्य व्यक्तियों की खोज करने, उन्हें रिक्त पदों की जानकारी देता है, उनके पदों के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की जो है वो हमारे यहाँ पर प्रक्रिया होती है। भर्ती संभावित कर्मचारियों की खोज करने और उन्हें संगठन में कार्यों के लिए आवेदन करने के लिए उत्प्रेरित करने की प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो इन्होंने यहाँ पर आंसर पूरा अलग तरीके से यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसका आंसर जो है वो मेरे हिसाब से ए ही होना चाहिए, फिर पता नहीं बोर्ड यहाँ पर क्या मानता है। ठीक है, हम और कोशिश करेंगे, और भी आपको इसके रिलेवेंट कुछ ऑब्जेक्शन के लिए आपको ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए तो वो भी हम यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा मैं आपको और बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या डाउट था मैं बता दूँ। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन में तो ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं है। देखिए एनएससी जो हम जानते हैं, जो हमारा एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, समझना जो एनएससी है वो इनकॉर्पोरेट हुआ था, वो हुआ था 1992 के अंदर। ठीक है, जबकि इस एनएससी को जो सेबी की मान्यता मिली थी, मतलब हम जानते हैं क्योंकि देखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज हम जानते हैं जैसे एनएससी और बीएससी, तो जो एनएससी है उसके ऊपर हम जानते हैं नियंत्रण सेबी का होता है, और सेबी ने इसको कब रिकॉग्नाइज किया था, अब इसका आंसर समझना आप, रिकॉग्नाइज सेबी ने जो इसको किया था वो किया था 1993 के रूप में, और वो अलग बात है कि ट्रेड व्यापार के रूप में इसने 94 में काम स्टार्ट किया। अब इन्होंने कहा कि एनएससी वाज एस्टेब्लिश्ड, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, अगर हम इसको बोलें कि एनएससी वाज इनकॉर्पोरेटेड तो आंसर इसका 92 ही सही है,
लेकिन हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो विधिवत स्थापना मान्यता प्राप्त जो है वो सेबी के रूप में तराणु में हुई थी। इस क्वेश्चन में दोनों के यहाँ पर डाउट है, लेकिन यहाँ पर फिर भी हम यहाँ पर नहीं बोलेंगे क्योंकि बोर्ड ने इसका आंसर किस वजह से दिया अभी भी एक डाउट यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमारा है ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। प्रतिफल नहीं तो अनुबंध नहीं, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिया गया है। प्रतिफल के बारे में आपको पता होगा, भारतीय अनुबंध अधिनियम यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है उसकी धारा 2D के अंदर प्रतिफल को बता रखा है। ठीक है, और प्रतिफल नहीं तो क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपसे मैं कार खरीद रहा हूं तो आप मुझे पैसा देंगे। हाँ, मैं आपसे कार खरीद रहा हूं तो मैं आपको पैसा दूंगा, इसका मतलब आपके लिए पैसा प्रतिफल है और मेरे लिए कार प्रतिफल है। जनरली क्या होता है कि लेन देन होता है तो उसके लिए कोई न कोई प्रतिफल होता है, ये हम जानते हैं। प्रतिफल का मतलब होता है बदले में कुछ, ये तो एक जनरल रूल्स है। लेकिन फिर भी कुछ जीवन में बातें ऐसी होती है जहां पर प्रतिफल होना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताऊं, क्या कोई माता पिता अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, क्या उसके लिए कोई प्रतिफल होगा? बच्चा उसको पैसे चुकाएगा? या माँ बच्चे को रोटी खिला रही है, क्या बच्चा शाम को पैसे देगा कि माँ 30 रुपए टिफिन के हुए सुबह के? कहने का मतलब जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां पर प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जीवन में कुछ बातें ऐसे होते हैं, कुछ अनुबंध ऐसे होते हैं जहां पर प्रतिफल होना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब वो अनुबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था देखिए, इन्होंने बोला बोर्ड ने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस गिवन आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यानी कि एक तरीके से स्वाभाविक प्रेम के बदले जो ठीक है प्यार है, प्रॉमिस टू द कंपनसेशन फॉर द इनवॉलंटरी सर्विसेज, अनिच्छा से किए गए कार्यों के लिए प्रतिफल, प्रोमिस टू पे, देखिए प्रोमिस टू पे अ टाइम बेल्ड डेप्थ, यानी कि काल बाधित ऋण के संबंध में भुगतान वचन, और चौथा होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अगर आपको मैं रियल एक बात बताऊं यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमने जो आंसर बताया था वो आपको यहाँ बताया था बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखिए इसका मैं आपको पहले प्रूफ बता देता हूँ। पहले हिंदी पढ़ लीजिए, निम्न में से कौन सा प्रतिफल नहीं तो अनुबंध नहीं, नियम का अपवाद है। स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह के आधार पर किया गया अनुबंध, ये भी होता है। देखो अपवाद में देखा जाए तो ए ऑप्शन होता है, इसका मतलब ए आंसर नहीं हो सकता। नहीं, ये कह रहे हैं कि अपवाद हैं, तो अपवाद यहाँ पर ए है। ठीक है, अनिच्छा से किए गए कार्यों की क्षतिपूर्ति, जबकि यहाँ पर इन्होंने गलती करी थी, यहाँ पर अनिच्छा नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था स्वेच्छा। एक तो इन्होंने ये गलती करी थी क्वेश्चन में, इन्होंने इसको अनिच्छा दिया, तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक तो ये हो गया काल बाधित ऋणों के भुगतान के लिए, काल बाधित ऋणों के भुगतान के लिए अनुबंध और अभिकरण के अनुबंध। अब इसका आंसर देखिए, देखा जाए तो इस क्वेश्चन में चारों ही ऑप्शन सही हो रहे हैं, और या फिर देखा जाए तो 3 सही हो रहे हैं, तो फिर आंसर कैसे हो गया? ये कह रहे हैं कि अपवाद है, तो अपवाद तो एक भी नजर आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ए भी नजर आ रहा है, इसका मतलब 3 आंसर सही है, तो फिर इनको उपरोक्त सभी लिखना चाहिए था। अब इसका आंसर देखिए आप, देखो क्या लिख रखा है, बिना प्रतिफल का अनुबंध व्यर्थ होता है, हम जानते हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद होते हैं, वो आप देख लीजिए। पहला अपवाद क्या होता है, स्वाभाविक प्यार और स्नेह के परिणाम स्वरूप अनुबंध, ये पहला अपवाद है, या लिखा हुआ है कि एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, क्लियर लिख रखा है सेक्शन 25(1) के अंदर, है ना। तो इसका मतलब ये अपवाद है, इसका मतलब पहला तो अपवाद में आ गया। देखो आप, पहला अपवाद में आ रहा है, देखो आप, ये देखो स्वाभाविक प्रेम और स्नेह के आधार पर किया गया अनुबंध, यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑप्शन ए में, और आप बुक में भी देखिए, आप बुक में भी क्लियर लिख रखा है स्वाभाविक प्यार और स्नेह के परिणाम स्वरूप, यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड भी इसका अपवाद है, स्वेच्छा से किए गए कार्यों की क्षतिपूर्ति के लिए किए गए अनुबंध, है ना। कॉन्ट्रैक्ट्स मेड टू कंपेंसेंस एक्ट डन वॉलंटरी, जबकि यहाँ पर इन्होंने अनिच्छा बोला था, क्या बोला था, अनिच्छा बोला था। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन में आ रहा है यहाँ पर दान देने, भेंट जो वास्तव में दी गई, ये सारे इसमें चल रहे हैं अपवाद में। देखो एजेंसी आ गया, यहाँ पर एजेंसी इन्होंने दिया रखा था, तो इसका मतलब यहाँ पर एक चीज हमारे सामने आ रही है कि यहाँ पर इन्होंने गलती क्या करी, मैं आपको बता दूं, इन्होंने ये गलती करी इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पर काल बाधित ऋण भी आ रहा है, काल बाधित ऋण के अलावा, अच्छा मैं काल बाधित ऋण का भी बता दूं ताकि आपको लगेगा कि सर ने बताया नहीं। ये देखो, अधिकतम के भुगतान में कम चुकाना, निःशुल्क निक्षेप, ठीक है ना, ग्रेजुएशन बेलमेंट वाला हो गया, एजेंसी हो गया सेक्शन 185 के अकॉर्डिंग, है ना, ये सारे यहाँ पर क्या होते हैं, ये सारे ही यहाँ पर अपवाद में आ रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए आपको मैं बता देता हूँ, एक पॉइंट हमारा वो भी था, स्वेच्छा से किए गए कार्यों की क्षतिपूर्ति, और ये देखो तीसरा यहाँ पर आएगा काल बाधित ऋण वाला भी आ जाएगा, ये रहा काल बाधित ऋणों के भुगतान के लिए अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पेमेंट ऑफ टाइम बेल्ड डेप्ट। इसका मतलब एक चीज हमारे सामने इस क्वेश्चन में क्या नजर आ रही है कि ये क्वेश्चन जो है वो 100% डिलीट होना चाहिए, क्योंकि इसका कारण सोचिए, जब इसके नियम में पहला भी अपवाद में आ रहा है, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि नियम का अपवाद है, और पहला भी है, तीसरा भी है और चौथा भी है, इसका मतलब यहाँ पर अपवाद कितने हैं, देखिए ए भी अपवाद है, सी भी है, डी है, बी जरूर नहीं होगा, क्योंकि बी में क्या है,
स्वेच्छा से किए गए कार्यों की क्षतिपूर्ति, जबकि इन्होंने स्वेच्छा की जगह अनिच्छा बोल दिया, इसलिए ये गलत है। लेकिन इन्होंने ये थोड़ी बोला क्वेश्चन में कि अपवाद नहीं है, इस वजह से इन्होंने दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को गलत क्रिएट कर दिया है। एमपीपीएससी बोर्ड ने दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को गलत क्रिएट किया है। अगर ये लिखते हैं अपवाद नहीं है तो ऑप्शन मैं खुद कह रहा हूं बी सही होता, ठीक है। और हाँ, और अगर ये बोल रहे हैं अपवाद हैं तो फिर ए सी और डी तीनों ही आ रहे हैं, तो फिर आंसर में उपरोक्त सभी होना चाहिए था, जबकि दोनों ही चीजें यहाँ पर नहीं दे रखी है। तो ये क्वेश्चन या तो डिलीट होना चाहिए या फिर आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और जो भी आपका एमपीपीएससी बोर्ड का सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग वो आपको बोनस देगा या फिर वो वेटेज देगा, जो भी सिस्टम यहाँ पर आपको दे सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 119 की। इसका आंसर भी आपको मैं दूंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, यानी कि नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। विच थ्योरी स्टेट दिस। अब इसका आंसर हमारे आरपीसी बोर्ड ने क्या बताया था, आरपीसी अड्डा ने बताया था, इसका आंसर जो है वो हमने बताया था डी, यानी कि जो ग्रेट मैन थ्योरी है वो आंसर है। क्योंकि ग्रेट मैन थ्योरी जो है वो ये कहती है कि व्यक्ति जो है वो जन्म से ही उसके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं, जैसे सहनशीलता, धैर्य, है ना, कर्म कुशलता, सत्य बोलना, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना, ऐसे कुछ गुण होते हैं जो आगे जाके उसको महान नेता बनाते हैं। जैसे बराक ओबामा, अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मैडम क्यूरी, है ना, जो भी हो गए, तो ये सारे लोग जो नाम आ रहे हैं, ये लोग, इनके लिए थ्योरी क्या बोलती है कि महान व्यक्ति, कि ये लोग बचपन से ही कुछ ना कुछ गुण रखते हैं और इनके अंदर बचपन से ही वो चीजें नजर आ जाती है कि आने वाले टाइम में कुछ स्पेशल करेंगे, आने वाले टाइम में पूरे विश्व का या देश का लीडिंग करते हुए नजर आएंगे। तो ये महान व्यक्ति विचारधारा, इसका आंसर हमने इसीलिए आरपीसी अड्डा जो है उन्होंने इसका आंसर डी दिया था। क्या दिया था हमने इसका आंसर? इसका आंसर हमने डी दिया था। तो देखिए इधर आरपीसी अड्डा ने इसका आंसर जो है वो डी दिया, और इसका भी मैं प्रूफ भी आपको बता रहा हूं। हमने इसका आंसर डी दिया, ठीक है, जबकि बोर्ड ने क्या आंसर दिया था? बोर्ड ने इसका आंसर दे दिया गुणमूलक विचारधारा, यानी कि ए। जबकि गुणमूलक विचारधारा क्या कहती है कि नेता जन्म भी लेते हैं और बनाए भी जाते हैं। ओडवे टीड ने कहा लीडर्स आर बोर्न एंड मेड, ये बात कही थी ओडवे टीड ने, जबकि ओडवे टीड के कथन की बात को यहाँ पर घुमा लिया है, नेता जन्म लेते हैं लेकिन बनाए नहीं जाते। क्लियर दिख रहा है, देखो उसके हिसाब से आंसर इसका डी होना चाहिए। जबकि बोर्ड ने इसका क्या कर दिया, बोर्ड ने इसका आंसर जो है वो यहाँ पर ए दे दिया है, जबकि ए आंसर जो है वो यहाँ पर गुणमूलक विचारधारा होती है, और वो क्या कहती है? वो कहती है कि नेता जन्म भी लेते हैं और बनाए भी जाते हैं। आपको समझ में आ गया? अब इसका प्रूफ देखिए आप, ये देखो आप गुणमूलक विचारधारा के अंदर आप देखिए, और आपको मैं बता देता हूं, क्लियर लिख रखा है, देखिए आप क्या लिख रखा है। देखिए नेतृत्व की गुणमूलक विचारधारा क्या कहती है, इसके अंदर वापस आ रही है महान व्यक्ति। मैंने आपको यही आंसर बताया। महान व्यक्ति क्या कहती है कि नेता पैदा होते हैं लेकिन बनाए नहीं जाते, नेता पैदा होते हैं लेकिन बनाए नहीं जाते। ये कौन सी व्यक्ति है? देखो महान व्यक्ति आंसर आ रहा है, और यहाँ पर देख लीजिए आप क्वेश्चन में नेता जन्म लेते बनाए नहीं जाते, जबकि बात वहां पर खाली पैदा होते हैं, बात वही है। तो इसके हिसाब से आंसर महान व्यक्ति सही है जो हमने आंसर दिया। जबकि ये कहते हैं कि गुणमूलक, गुणमूलक क्या कहती है? नेता जन्म भी लेते हैं और बनाए भी जाते हैं, लेकिन ये इन्होंने उसमें आंसर नहीं दे रखा है। तो आपको क्लियर हो चुका है ये इस क्वेश्चन में, तो आप 100% डेफिनेटली श्योरिटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्शन लगाइए, 100% आपका आंसर सही होगा। इसमें बहुत सारी बुक्स हैं, प्रबंध के सिद्धांत की आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको मैनेजमेंट की जितनी भी बुक्स है जो मार्केट में चलती है आप आराम से लगाइए, ऑब्जेक्शन कोई इश्यू नहीं है। ये मैं जो बुक है वो जेएस सुधा की है, उस बुक से भी मैंने आंसर ये लिया है, जो मैंने आपको बताया स्क्रीनशॉट वहीं से बताया है। तो ये सारी ऑथेंटिक बुक्स हैं, लगभग मानी जाती हैं, सभी स्टूडेंट्स इसको रेफर बुक में लेते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, इनकम टैक्स का था, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इसको बोलते हैं एमएटी, इज एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। ये कह रहा है कि जो एमएटी जो है वो किस केस में लागू होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी या नन ऑफ द अबव। जबकि बोर्ड ने इसका आंसर क्या दिया था वो देखिए। सबसे पहले बोर्ड ने जो इसका आंसर दिया था वो दिया था यहाँ पर डी। देखो इस क्वेश्चन में एक बात और आ रही है, मैं आपको रियली बताऊं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारी गलती तो हम छुपा लेते हैं, इसमें हमने भी एक गलती करी थी। हमने क्या करा था? हमने इसका आंसर डी दिया था। देखिए यहाँ पर कहानी बहुत लंबी चलेगी। हमने इसका आंसर डी दिया, बोर्ड ने इसका आंसर सी माना, जबकि वास्तव में इसका आंसर देखा जाए तो ए होना चाहिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में देखो सबसे बड़ी बात क्या आ रही है। हमने इसका आंसर क्या दिया, देखिए आप, आरपीसी अड्डा ने आंसर दिया है इसका, वो दिया है डी। बोर्ड ने इसका आंसर क्या माना है? सी। जबकि अब देखा जाए ना तो एक्चुअल इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारा आंसर गलत है मतलब आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो, ऑब्जेक्शन अभी भी कर सकते हो, क्योंकि इसका आंसर जो है वो अलग ही कहानी बता रहा है, और वो है ए, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखिए आप, देखिए यहाँ पर हिंदी में पढ़ लीजिए। निम्नलिखित मामलों में न्यूनतम वैकल्पिक कर लागू होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो कब आई थी? ये आई थी 2008 के अंदर, ठीक है। एलएलपी, साझेदारी फर्म पार्टनरशिप एक्ट, या साझेदारी समितियां, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं दिया था। रेयर केस में हालांकि इसका हमने आंसर भी सोच समझ के दिया था, जबकि बोर्ड ने बोला कि ये तो कोऑपरेटिव जो है वो उस पे लागू होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। जबकि वास्तव में इसका आंसर देखा गया तो पता लगा कि ये तो सीमित देयता साझेदारी पे लागू होता है। और इसका आंसर देखिए आप, इसका आंसर आप देखिए, देखिए कंपनी और एलएलपी के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर, क्लियर आ रहा है? कंपनी और एलएलपी के लिए आ रहा है, देखो न्यूनतम एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर यहाँ पर आ रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए
न्यूनतम वैकल्पिक कर से तात्पर्य आयकर की न्यूनतम राशि से है जिसे लाभ कमाने वाली कंपनी को देना चाहिए। ठीक है, भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ने शून्य कर जो कंपनियां है उसको आयकर लगाने के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर एमएटी की जो है वो अवधारणा दी थी। न्यूनतम कर जो है वो यहाँ पर देखिए, सीधा आंसर बता देता हूँ मैं आपको, एक कंपनी या एलएलपी रूप में। तो कंपनी ऑप्शन में था, इसका मतलब एलएलपी पे लागू होता है, एलएलपी पे लागू होता है, इसकी वजह से आंसर ये सही था। लेकिन हम मानते हैं ये गलती हमारी थी कि हमने इसका आंसर जो है वो डी दे दिया, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये खाली ऑप्शन है इसलिए हमने डी माना। हमने भी सोच समझ कर आंसर दिया था, हमने इसका आंसर सोच समझ कर डी दिया क्योंकि ये वैकल्पिक कर है। जबकि बोर्ड जो है वो अलग ही कहानी बोल रहा है और वो बोल रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जगह कंपनी होता तो इसका आंसर भले मान लेते हैं हम। तो कुल मिलाकर ये 5 क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं, एक इकोनॉमिक्स का और 3 हमारे जो है वो बिजनेस के और एक हमारा इनकम टैक्स का। इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन है जिसमें आपको मैंने एक बार जो मेरे को जैसा प्रूफ लगा उसके हिसाब से मैंने आपको आंसर दिया है। अगर आपको और भी कोई ऑथेंटिक बुक चाहिए तो आपको एक रास्ता मिल गया है, आपको ये क्लियर हो गया कि पहले इन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया जाना चाहिए। अभी भी आपके पास टाइम है, केवल बोटनी के लिए ही साइट अभी जो है वो लिंक उस पर आया है साइट पे, तो अभी आपके लिए टाइम है। कॉमर्स में 5 ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। 5 क्वेश्चन के आंसर ढूंढिए अपने हिसाब से, अपने टीचर्स के आपके जो मिलने वाले हैं उनकी राय लीजिए, एक्सपर्ट्स की राय लीजिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट से आप मिलिए, क्वेश्चन को एनालिसिस करके आप अपनी एक दमदार तैयारी रखिए। अगर आप इस क्वेश्चन की वजह से कई एग्जाम से बाहर निकल रहे हैं तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्शन वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं हम। यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, साथ में आप देख सकते हैं राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम आपके सामने है। बहुत सारे कोर्सेज हम करवाते हैं और विशेषकर कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कोर्स हो तो यहाँ पर हम आपको तैयार करवाते हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी के लिए एक ट्रस्ट वाला यहाँ पर प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप किसी भी कोर्सेज की यहाँ पर कॉमर्स से रिलेटेड तैयारी कर सकते हैं, चाहे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर हो, जूनियर अकाउंटेंट, टैक्सेशन असिस्टेंट, ऑडिटिंग, इस तरह की कोई भी एग्जाम हो, हम यहाँ पर एक अच्छी विधिवत तैयारी जो है वो तैयारी करवाते हैं। और हमारा परिणाम भी पहचाने आप देख सकते हैं, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम हो उसमें भी जेआरएफ हो तो रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, साथ में एमपीपीएससी आप सब देख सकते हैं, टैक्सेशन असिस्टेंट का रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल हमें इतिहास रचा था, काफी अच्छे सिलेक्शन हमने दिए थे, बच्चे काफी सेटिस्फाइड भी हुए और आज वो कहीं ना कहीं राज्य की सेवा में जा चुके हैं। साथ में आप देख सकते हैं एमपी एचएसटी एसटी, जिसका मतलब होता है एमपी वर्ग 1 या एमपी फर्स्ट ग्रेड जिसे कहा जाता है, जिसमें हमने 10 में से 6 रैंक दी थी। आप सोचिए, केवल सिलेक्शन की बात नहीं हो रही है, रैंक यहाँ पर हमने दी थी और आरपीसी एक रैंकर इंस्टीट्यूट बना था। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका फोटो हो सकता है, बस तैयारी है तो वो किसकी है, आपको एक डेडिकेशन के साथ कोर्स से जुड़ने की और तैयारी करने की, तो उस देर तक ही आपका सिलेक्शन चुका हुआ है। कहीं ना कहीं आपका फोटो भी नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है, बस एक कमिटमेंट के साथ तैयारी करने की यहाँ पर जरूरत है। सारे रिजल्ट आप देख सकते हैं पिछले 2-3 सालों में जो हमने करवाए हैं उन सबके सिलेक्शन यहाँ पर दिए हैं और वो भी रैंक के साथ दिए हैं। ठीक है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूट है, इसलिए आपको ये जानकारी मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। वो एक बुक का मैं आपको बताना था पिक, तो वो भी आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है दोस्तों, साथ में आपको बता दूं, कॉमर्स में 300 से अधिक सरकारी नौकरी में सिलेक्शन वाली टीम बन चुकी है आरपीएससी अड्डा की टीम। मध्य प्रदेश के आप विद्यार्थी हैं तो स्पेशल आपके लिए ऑफर है, देख लीजिए आप। एमपी सेट कॉमर्स के लिए 1999 के अंदर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर भी 1999, जो नेक्स्ट एग्जाम आएगा उसके लिए प्रिपरेशन करिए। और एमपी फर्स्ट ग्रेड वर्ग 1 कॉमर्स के लिए प्री प्लस मेंस दोनों, क्योंकि आपके यहाँ प्री और मेंस होते हैं, तो 2999 के अंदर। और साथ में फ्री 2000 एमसीक्यूज भी हम आपको यहाँ पर अवेलेबल बना रहे हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिए गए हैं, अगर आपको कोई टेक्निकल एरर या कुछ भी करेक्शन या कुछ भी ऑब्जेक्शन है तो निश्चित रूप से आप इस टीम के साथ यहाँ से आप पूछ सकते हैं। साथ में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्शियल के लिए स्पेशल 499 की एक सीरीज है जिसमें 1000 हम यूनिट वाइज एमसीक्यूज भी आपको करवा रहे हैं विद वीडियो सॉल्यूशन। कोई टेक्निकल समस्या है तो हमारे 2 स्क्रीन पर नंबर हैं जिस पर आप बात करके 9 to 6 का थोड़ा सा टाइम का ध्यान रख के आप अपनी क्वेरी दर्ज करा सकते हैं। स्पेशल एमपीपीएससी के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल किया, उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, और साथ में इन सभी शुभकामनाओं के साथ एक बार आपको जरूर इच्छा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल तक भी पहुंचना और बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। और इसी के साथ आज मैं लेता हूं आपसे विदा। थैंक यू सो मच।